हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में ऑर्गन फंक्शन टेस्ट यानी कि चैप्टर नंबर 12 का नेक्स्ट पार्ट, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। यानी कि लिवर को फंक्शन को टेस्ट करने के लिए कुछ रूटीन टेस्ट जो हम लोग करते हैं लैब में, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे और उनका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है उसको समझेंगे। साथ साथ में देखेंगे कि लिवर का फंक्शन क्या है। ठीक है, स्टार्ट करें। और फिर से बेटा कॉपी पेन लेके बैठ जाना। पहला लेक्चर जो था और किडनी फंक्शन टेस्ट, उसी की तरह ये वाला लेक्चर भी थोड़ा सा हटके है जो अब तक पहले पढ़ते चले आए। ठीक है ना, टेस्ट्स के बारे में है, थोड़ा समझना पड़ेगा। और एक चीज आपको इसमें थोड़ा पुरानी बातें अगर दिमाग में हुई तो ज्यादा बेटर आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। क्या है पता है ही वैसे हम लोगों को, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, जो कि एक एमसीक्यू भी है काफी अच्छा। वो कौन है? लिवर है, जिसका वेट अराउंड 1 किलो से 1.5 किलो के आसपास होता है एक एडल्ट ह्यूमन में। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमेन कैविटी। ये जो हमारी एब्डोमेन पेट की कैविटी होती है, यहां कैविटी इस तरफ राइट साइड में होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज 2 लोब्स। डायफ्राम जो होता है पेट के इधर जो कवर करता है लंग्स को, उसके जस्ट नीचे की तरफ होता है। और लिवर के 2 लोब्स होते हैं। लिवर के 2 लोब्स होते हैं, ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोगों ने एचएपी में पढ़ा हुआ है। ओके, देन हेपेटिक लोब्यूल्स, ये वर्ड भी हम लोगों को सुना होगा। हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं। यानी कि लिवर के जो फंक्शनल यूनिट होती हैं, सेल्स होते हैं, वो हेपेटिक लोब्यूल्स एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कह देते हैं। इसके अंदर हमारे हेपेटोसाइट्स पाए जाते हैं। और ये हेपेटोसाइट्स एक कॉर्ड, जैसे एक धागा टाइप का रहता है ना, धागे टाइप, एक कॉर्ड के समान अरेंज होते हैं इसके अंदर। ठीक है, देन लिवर सिक्रीट अ बाइल। लिवर बाइल को सिक्रीट करता है जो कि अल्कलीन होता है, येलोइश ग्रीन फ्लूइड होता है, पित्त बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, इट हैज नो एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, बाइल के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ये बात भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुराने पार्ट में, जहां कहीं पे बाइल का डिस्कस आया था। ठीक है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कहां डिस्कस किया था। ठीक है, बट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन। इसमें एंजाइम नहीं होता लेकिन फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसको इमल्सिफाई करके। ठीक है, और फैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट। इसके अंदर बाइल साल्ट होते हैं, ठीक है, जो कि फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कौन? बाइल के अंदर बाइल साल्ट जो होते हैं। ऑल ब्लड फ्लोज फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड पेंक्रियास। जितना भी इंटेस्टाइन और पेंक्रियास से ब्लड होता है, यानी कि जो भी चीजें एब्जॉर्ब करता है हमारा इंटेस्टाइन, वो पहले सीधा कहां पहुंचा देता है? लिवर के पास। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, इसे पोर्टल वीनस सिस्टम कहते हैं हम लोग, ताकि कोई भी चीज जो खराब है या बैड केमिकल है वो लिवर उसको तोड़कर अलग कर सके। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन था। बात करें फंक्शंस ऑफ लिवर की तो ओके, मेटाबॉलिक फंक्शन। तो कई सारे फंक्शन है लिवर के जो हम लोग ऑलरेडी, अगर आप लोगों ने मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर पढ़ लिया तो काफी सारी चीजें वहीं से क्लियर हो गई होंगी। तब भी यहां पर हम, क्योंकि क्वेश्चन आएगा राइट डाउन द फंक्शन ऑफ लिवर, तो हमारे पास 5-6 पॉइंट होने चाहिए। तो पहला है मेटाबॉलिक फंक्शन। हम सबको पता है हमारी बॉडी का मेजर मेटाबॉलिज्म हमारे लिवर में होता है। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इन सबको मेटाबोलाइज कौन करता है? मिनरल्स हैं या वाइटामिन है, ये सब मेटाबॉलिज्म कहां होता है? लिवर में होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज कन्वर्ट करना वगैरह वगैरह। ठीक है, देन एक्सक्रीटरी फंक्शन। लिवर कुछ चीजों को अपने अंदर से निकालता भी है, जैसे बाइल पिगमेंट्स, बाइल साल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी निकालता है। अगर आपने मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट पढ़ा हुआ है उसमें हमने इसको डिस्कस किया होता है जॉन्डिस वाले पार्ट के अंदर। आर एक्सक्रीटेड इन द बाइल इनटू इंटेस्टाइन। ये सारी चीजें बाइल में रिलीज कर दी जाती है और फिर बाइल हमारे इंटेस्टाइन में आ जाता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। लिवर प्रोटेक्शन का भी काम करता है। कैसे? लिवर के अंदर एक खास तरह के सेल्स पाए जाते हैं, कफर सेल्स, जो कि फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। यानी कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, बाहर के आए हुए पार्टिकल्स हैं, उनको खा करके बाहर निकाल देता है, मतलब खत्म कर देते हैं। अमोनिया इज डिटॉक्सिफाइड टू यूरिया। यूरिया साइकिल में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, डिटॉक्सिफिकेशन का काम आ गया। लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ जिनोबायोटिक्स। जिनोबायोटिक्स अगर आप लोग फार्माकोलॉजी को स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो जिनोबायोटिक मैंने बताया था, कोई भी बाहर का केमिकल जो बॉडी में जाता है, इवन दवाइयां, उनको हम लोग जिनोबायोटिक्स कहते हैं। और लिवर ही उनको तोड़ करके
क्या करता है, खत्म करता है और फिर वो यूरिन में डिसॉल्व होकर के हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं और यही वजह है कि एक टाइम के बाद दवाइयों का असर खत्म हो जाता है। इसी को हम डिटॉक्सिफिकेशन भी इसलिए कह देते हैं। कोई पॉइजन है या टॉक्सिन है तो उसको भी लीवर क्या करता है, उस केमिकल को ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ देगा और फिर ब्लड में छोड़ देता है। ब्लड से फिर किडनी में जाकर के फिल्टर होता है, बाहर हो जाता है। क्लियरेंस ऑफ हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स को भी क्लियर करता है ये, जैसे इंसुलिन, पैराथायराइड हार्मोन और ईस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल, इनको क्या करता है, क्लियर करने में हेल्प करता है। तीसरा फंक्शन हो गया। देन फोर्थ है हेमेटोलॉजिकल फंक्शन। कुछ ब्लड को लेके भी इसके फंक्शन है। क्या है, लिवर पार्टिसिपेट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, लेकिन हमको अच्छे से पता है कब, जब खासकर की एम्ब्रियो का समय होता है, यानी कि बच्चा जब पेट में होता है तब लिवर ब्लड फॉर्मेशन का भी काम करता है। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये लिवर बनाता है, सिंथेसिस करता है, ठीक है। और कुछ हार्मोन्स हैं जैसे कि एंजियोटेंसाइनोजेन, जो कि एंजियोटेंसिन 1 फिर 2 में कन्वर्ट होता है, याद आ रहा होगा अगर पुराना है चैप्टर सीक्वेंस में पढ़ते हुए आ रहे हो तो। देन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन, ये कुछ हार्मोन्स हैं जिनको कि लिवर बनाता है। फिर पांचवा फंक्शन है स्टोरेज फंक्शन। हम सबको पता है ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में कहां स्टोर होता है, लिवर में स्टोर होता है, ठीक है। विटामिन ए, डी, B12 इन सबको लिवर अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है और जरूरत पड़ने पे बाहर रिलीज करता है, ठीक है। तो ये फंक्शंस ऑफ लिवर थे। चलिए भाई, फिर हम बात करते हैं, अब टेस्ट की बात कर लेते हैं। टेस्ट टू एसेस लिवर फंक्शन, कौन कौन से टेस्ट हैं जो एसेस, जांच पड़ताल के लिए इस्तेमाल होते हैं लिवर के फंक्शन को। तो यहां पे कुछ बातें समझनी है हमको, वो बात क्या है आओ समझते हैं। द लिवर फंक्शन टेस्ट आर द बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, यह एक बायोकेमिकल यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर केमिकल्स की इन्वेस्टिगेशन होती है, केमिकल की जांच पड़ताल होती है टू एसेस द कैपेसिटी ऑफ लिवर, जिससे कि हम लिवर की कैपेसिटी को जांच पड़ताल कर पाते हैं टू कैरी आउट एनी ऑफ द फंक्शंस इट परफॉर्म। लिवर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करता है वो सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनकी ही क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं हम लोग। LFT लिवर फंक्शन टेस्ट विल हेल्प टू डिटेक्ट द एबनॉर्मेलिटीज एंड द एक्सटेंट ऑफ लिवर डैमेज। लिवर फंक्शन टेस्ट से हमको पता चलता है, डिटेक्ट करते हैं कि एबनॉर्मेलिटीज, क्या खराबियां आ गई और किस हद तक हमारा लिवर डैमेज हो चुका है, ठीक है। और दो इंपॉर्टेंट फैक्ट शुड बी बोर्न इन माइंड। जब भी आप LFT करेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, तो दो पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे। कौन कौन से? पहला चीज क्या है, और ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्यों होता है, लिवर इज द लार्ज साइज ऑर्गन, लिवर काफी बड़ा ऑर्गन होता है, देयरफॉर इसीलिए इट कैन परफॉर्म मैनी ऑफ इट्स फंक्शन ऑलमोस्ट नॉर्मली डिस्पाइट ऑफ द डैमेज। लिवर खराब होना स्टार्ट भी हो चुका है, डैमेज भी है, उसके बावजूद बहुत सारे फंक्शंस वो नॉर्मली करता रहता है, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि लिवर डैमेज है। ये एक बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है करके, क्योंकि जब बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है तब जाके हमें समझ में आता है कि हाँ कोई चीज गड़बड़ हो रही है बॉडी के अंदर। दूसरा, पहला तो ये हो गया कि ये चीज दिमाग में रखनी जब भी आप टेस्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ द राइट टेस्ट, लिवर को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, अलग अलग फंक्शन को टेस्ट किए जाते हैं, तो हमको राइट टेस्ट चूज करना है LFT के लिए। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सिंस लिवर पार्टिसिपेट इन सेवरल फंक्शन, वो कई सारे काम करता है, द फंक्शन दैट इज मेजर्ड इन LFT, हम लिवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से जो फंक्शन चेक करना चाहते हैं, जो मेजर करना है, मे नॉट बी द वन दैट इज एडवर्सली अफेक्टेड। हो सकता है आप जिस काम के लिए LFT करवा रहे हो वो काम तो सही कर रहा है लिवर, लेकिन कोई दूसरा काम उसका गड़बड़ है, तो हमको जब कोई टेस्ट करवाना है तो पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से बहुत सही डिसीजन लेकर के टेस्ट चूज करना होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, तो हम लिवर फंक्शन टेस्ट को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो 5 कैटेगरी कौन सी हैं? वो 5 कैटेगरी उसके काम के आधार पर ही है। जैसे कि टेस्ट बेस्ड ऑन एक्सक्रेटरी फंक्शन, वो जो अपना एक्सक्रेटरी फंक्शन करता है, जैसे कि वो निकालता है अपने अंदर बाइल पिगमेंट निकालता है, बाइल साल्ट निकालता है, ठीक है, तो या तो उसमें कमी आएगी या ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, हम उसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये बॉडी के अंदर कम ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं। टेस्ट बेस्ड ऑन सीरम एंजाइम, लिवर कुछ खास तरह के एंजाइम रिलीज करता है जो हमारे सीरम में पाए जाते हैं, ठीक है, सीरम में उसका लेवल तो नहीं कम ज्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं। टेस्ट बेस्ड ऑन सिंथेटिक फंक्शन, जैसे हमने देखा कि लिवर कुछ खास प्रोटीन बनाता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, उनकी मात्रा में तो नहीं कम ज्यादा हो रहा है कुछ, तो वो जो काम करता है मेटाबॉलिक कैपेसिटी
उसकी जो मेटाबोलाइज करने की कैपेसिटी है वो तो नहीं गड़बड़ हो गई है, और टेस्ट बेस्ड ऑन डिटॉक्सिफिकेशन, क्या वो डिटॉक्सिफिकेशन सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही 5 टेस्ट है, इन्हीं को डिस्कस करना है और आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में भी। चलिए, अच्छा, इसको पढ़ने से पहले पहला जो है हमारे पास एक्सक्रीटरी फंक्शन, इसमें बाइल पिगमेंट बाइल साल्ट की बात है, तो थोड़ा सा मैं जो प्रीवियस पहले हमने कर रखा है वो थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं। एक चार्ट दिखाना है बस, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ठीक है, जो हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म में लास्ट लेक्चर में समझा था कि किस प्रकार से जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद वो बाइलिवर्डिन से होता हुआ किसमें बदल जाता है, बाइलिरुबिन में बदल जाता है। फिर ये बाइलिरुबिन हमारा ब्लड में आता है, याद आ गया, गुड, ब्लड में आ गया, ब्लड से फिर ब्लड में आता है तो ब्लड एल्ब्यूमिन के साथ कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर ये लीवर में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब यही चीज हमें समझनी है, बाइलिरुबिन का कॉन्सेप्ट आएगा अभी। ठीक है, कि लीवर में आया बाइलिरुबिन, और ये आया कहां से, क्या था बाइलिरुबिन, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन होने से। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो एक बार आप मेटाबॉलिज्म वाले चैप्टर में जाकर के थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। फिर ये बाइलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड में बदल जाता है और बाइल के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। लीवर इसको बाइलिरुबिन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके बाइल में रिलीज कर देता है। ठीक है, बाइल चला जाता है कहां, इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है। इंटेस्टाइन में 2 चीजें घटती हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको यूरोबाइलिनोजेन में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो यूरोबाइलिनोजेन है वो जब किडनी में पहुंचता है, ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के फिल्टर होता है, तो वो यूरोबाइलिन में कन्वर्ट होता है और यूरिन से बाहर निकलता है। और या अगर वो दूसरा पार्ट यूरोबाइलिनोजेन कुछ पार्ट स्टर्कोबाइलिन में कन्वर्ट होता है वहां पर मौजूद एंजाइम की वजह से, और पॉटी से बाहर आ जाता है। तो बाइलिरुबिन किस प्रकार से यूरोबाइलिन यूरोबाइलिनोजेन स्टर्कोबाइलिन के रूप में कन्वर्ट हो रहा था, यही चीज थोड़ी सी मेरे को आपको बतानी थी। क्लियर है, तो बाइलिरुबिन हमारा लिवर में आकर के फिर बाइल में रिलीज किया जाता है, ये चीज मेन थी। ओके, तो बस यही चीज अभी आने वाली है, टेस्ट बेस्ड ऑन एक्सक्रीटरी फंक्शन, यहां बाइलिरुबिन आ गया, इसीलिए वो चार्ट मैंने आप लोगों को यहां दिखाया है ताकि आप रिवाइज कर सकें। तो बाइलिरुबिन क्या है, बाइलिरुबिन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब आराम से समझ में आ रहा होगा, हीमोग्लोबिन के टूटने पर बाइलिरुबिन एक बाय प्रोडक्ट बनता है हमारे पास। ठीक है, ओके, द लिवर प्रोसेस बाइलिरुबिन, लिवर बाइलिरुबिन को प्रोसेस करता है, विच इज देन एक्सक्रीटेड इनटू द बाइल। अभी हमने देखा, फिर वो इसको बाइलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड बना करके कन्वर्ट करके बाइल में छोड़ देता है। ठीक है, कहानी यहां तक समझ में आई, ठीक, ओके, बाइल में छोड़ दिया एंड पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्टूल, और फिर ये बाद में पॉटी के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से बॉडी से बाहर हो जाता है। लेकिन इफ द लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, अगर लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, बाइलिरुबिन कैन बिल्डअप, तो बाइलिरुबिन क्या होगा, हमारी बॉडी में बिल्डअप इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे ब्लड में, लीडिंग टू जॉन्डिस, जो कि एक येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आईज होता है। अब जॉन्डिस को बहुत अच्छे से हम लोग मेटाबॉलिज्म में समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहां से कहानी समझ में आई कि अगर लिवर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो बाइलिरुबिन में गड़बड़ आ जाएगी, उसका लेवल बढ़ जाएगा। इट इज कॉन्जुगेटेड बाय द लिवर। अब ये कॉन्जुगेटेड वर्ड भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा था कि बाइलिरुबिन लिवर के द्वारा कॉन्जुगेटेड किया जाता है और कन्वर्ट कर दिया जाता है बाइलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड में। तो यहां पे बेटा इस चैप्टर में समस्या यही है, अगर आप डायरेक्ट पढ़ने बैठे हैं इस चैप्टर को, पुराना नहीं पढ़ा हुआ है, तो फिर बड़ी समस्या आएगी वर्ड्स को समझने में और पकड़ने में। यही बात जो अब किडनी फंक्शन वाले टेस्ट में था, उसमें भी बहुत सारी चीजें पुराने से लिंकअप हैं। ठीक है, जैसे बाइलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड में कन्वर्ट कर दिया इसने, कॉन्जुगेट, इसको जोड़ करके। ठीक है, बस यही चीज समझनी थी यहां पर, एंड उसको फिर एक्सक्रीट करता है थ्रू बाइल। ठीक है, इट इज द येलोइश पिगमेंट ऑब्जर्व्ड इन जॉन्डिस। जॉन्डिस के अंदर यही जो बाइलिरुबिन होता है येलो पिगमेंट के तौर पे हमको दिखाई पड़ता है। अगर हम प्लाज्मा बाइलिरुबिन की बात करें, यानी कि नॉर्मल अगर हम ब्लड को निकालें और बाइलिरुबिन को चेक करें तो नॉर्मल बाइलिरुबिन की रेंज कुछ ये रहती है 0.2 से 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अनकॉन्जुगेटेड की ये रहती है जो जुड़ा हुआ नहीं होगा, और कॉन्जुगेटेड की कुछ ये रेंज रहती है नॉर्मल केस में। ठीक है, बट ठीक है, ओके, अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो नॉर्मल बात समझ में आई हमको। अगर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मैं पहले बता चुका हूं, हाई या लो होने से क्या बीमारियां हो रही है, दैट्स इट, वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। तो हो सकता है कई जगह मैंने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ना लिखा हो, ऐसा नोट्स में मैंने नोटिस किया जब इसको रीड कर रहा था मैं,
तो थोड़ा सा हो सकता है, तो समझ जाना जहां पर प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि हाँ इसको हम चेक करने से ये प्रॉब्लम पकड़ में आती है, वही उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। अगर बाइलिरुबिन हाई हो गया है, ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इससे हमें समझ में आ सकता है कई सारी चीजें। पहली चीज, आपको हो सकता है गॉल स्टोन हो, ये भी एक रीजन हो सकता है कि गॉल ब्लैडर में आपके पथरी हो। एक्यूट एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस भी इसका कारण हो सकता है, ठीक है। फिर डॉक्टर जज करता है, उसके साथ फिर फर्दर टेस्टिंग लिखता है, वो अलग बात होती है। लेवल बिटवीन 1 to 2 mg पहुंच गया, अगर लेवल यहां तक पहुंच गया, ये इंडिकेटिव है लेटेंट जॉन्डिस। लेटेंट मतलब जॉन्डिस हो चुकी है बट छुपी हुई है अभी, क्योंकि बहुत कम है तो येलो येलो ऊपर बॉडी में शो नहीं हो रहा है। When the bilirubin level exceeds 2 mg, अगर ये 2 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा बढ़ जाएगा, तब ये जो बाइलिरुबिन है वो डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा टिश्यू के अंदर, टिश्यूज के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, प्रोड्यूसिंग, जिसकी वजह से येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, जो आंखों का व्हाइट होता है वो, और कंजक्टिवा, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सब हमको क्या है, पीला पीला दिखाई देने लगेगा। फिर हम कहते हैं भाई इसको तो पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, ठीक है। तो ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि इसके वैल्यू से हमें काफी सारी चीजों को नॉलेज मिलती है। इफ द प्लाज्मा बाइलिरुबिन लेवल एक्सीड 1 mg, द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर बाइलिरुबिनेमिया। अगर 1 mg से ज्यादा है तो इसको हम हाइपर बाइलिरुबिनेमिया भी कह सकते हैं, ठीक है। 2 mg के ऊपर जॉन्डिस हो गया, चीजें समझनी है हमको। इसको हम पकड़ेंगे कैसे, इसके टेस्ट किए ना, रूटीनली परफॉर्म टेस्ट बोले गए हैं, तो कुछ हमको टेस्ट भी पढ़ने हैं। यहां पर बड़ा ही कॉमन टेस्ट है एक, वैन डी बर्ग टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। इट इज स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंक्रीज सीरम बाइलिरुबिन लेवल। तो कौन सा टेस्ट हो गया, वैन डी बर्ग टेस्ट, जिससे कि हम इंक्रीज्ड सीरम बाइलिरुबिन लेवल को चेक करते हैं। नॉर्मल सीरम गिव्स अ नेगेटिव वैन डी बर्ग रिएक्शन, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का। अगर टेस्ट नेगेटिव है तो वेंडेनबर्ग रिएक्शन अगर नेगेटिव आया है तो आपको नॉर्मल है। मैकेनिज्म क्या है इसको टेस्ट करने का, ठीक है। अच्छा, इसका टेस्ट को तभी आप अच्छे समझ पाएंगे अगर आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये बाइलिरुबिन आ गया, ये हमारा कॉन्जुगेटेड है और कुछ अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में रहता है। अनकॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड, ठीक है। कॉन्जुगेटेड मतलब जुड़ गया है, ये ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ ये जोड़ा जा चुका है। चलिए क्या कह रहा है, वैन डी बर्ग रिएजेंट इज ए मिक्सचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सल्फानिलिक एसिड एंड सोडियम नाइट्राइड। जो वैन डी बर्ग रिएजेंट है, जिस केमिकल का हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर, वो सल्फानिलिक एसिड और सोडियम नाइट्राइड का कॉम्बिनेशन होता है। द प्रिंसिपल ऑफ द रिएक्शन इज दैट, इसका सिद्धांत क्या है, डाई एजोटाइड सल्फेनिलिक एसिड, जो सल्फानिलिक एसिड डाई एजोटाइज हो जाता है। डाई एजोटाइजेशन एक रिएक्शन होती है, ठीक है, उसमें डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। जब वो डाई एजोटाइज हो जाएगा, वो रिएक्ट करेगा बाइलिरुबिन के साथ, ठीक है। तो ये जो सल्फानिलिक एसिड है, जब डाई एजोटाइज हो जाएगा तो बाइलिरुबिन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या देगा, पर्पल कलर देगा, जो कि एजो बाइलिरुबिन होता है। ये पर्पल कलर जो होता है, ये हमको बताता है कि हाँ बाइलिरुबिन की मौजूदगी के बारे में, ठीक है। अब इसमें दो तरीके से हम पता लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई हो सकता जब यहां पे आगे लीवर गड़बड़ हो गया है तो कुछ हमारा कॉन्जुगेटेड का लेवल भी बढ़ रहा होगा, कुछ अनकॉन्जुगेटेड का भी लेवल बढ़ रहा होगा, दोनों लेवल बढ़ रहे होंगे। तो इसीलिए एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिएक्शन कहा जाता है। बाइलिरुबिन एज सच इज इनसॉल्युबल, बाइलिरुबिन डायरेक्टली पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। वाइल द कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन, जो कि हमारा डाइग्लूकोनाइड था, वो सॉल्युबल होता है। तो होता क्या है, जो वेंडेनबर्ग रिएजेंट होता है रिएक्ट करता है कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन से, कॉन्जुगेटेड के साथ डायरेक्ट रिएक्ट कर जाता है और क्या देता है, पर्पल कलर तुरंत दे देगा, इमीडिएटली, नॉर्मली विद इन 30 सेकेंड। दिस इज रेफरेंस टू द डायरेक्ट पॉजिटिव वेंडेनबर्ग रिएक्शन, ठीक है। पर्पल कलर आ गया और वो हमको बता रहा है कि ये पॉजिटिव टेस्ट है। लेकिन कुछ जो कॉन्जुगेटेड था, जुड़ा हुआ था, अब बाइलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में भी तो होगा, तो कितना है वो, तो वो कैसे पता चलेगा। हम लोग फिर क्या यूज करते हैं, मिथनॉल डाल देते हैं, वो क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा, अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन को भी डिसॉल्व कर देगा, और जैसे ही वो डिसॉल्व होगा फिर वो वेंडेनबर्ग रिएक्शन हमको तुरंत दे देगा। तुरंत मतलब डिसॉल्व होने के बाद, इसमें लगभग लग जाते हैं 30 मिनट। तो जो ऑलरेडी पहले पर्पल कलर आ गया है, वो किसकी वजह से आया था, कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन की वजह से आया था। अब अनकॉन्जुगेटेड भी रिएक्ट कर रहा है, तो ये जो पर्पल कलर होता है ये और ज्यादा इंटेंसिफाई, और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। 30 मिनट में पॉजिटिव देता है, एंड दिस रेफर्ड एज इनडायरेक्ट पॉजिटिव टेस्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट पॉजिटिव टेस्ट कहते हैं, ठीक है। पहले जो कलर आता है, फिर हम जैसे ही उसमें मिथनॉल डाल देते हैं, कलर हमारा और डार्क हो जाएगा,
तो इसी चीज को यहां पे बता रहा है ये। इफ द सीरम कंटेन बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड, अगर दोनों मौजूद है, दोनों प्रकार के बाइलिरुबिन इन हाई कंसंट्रेशन, ज्यादा मात्रा में, द पर्पल कलर इज प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली, पर्पल कलर तुरंत आ जाएगा, ये डायरेक्ट पॉजिटिव टेस्ट होगा। विच इज फर्दर इंटेंसिफाइड, जो कि आगे जाकर के और ज्यादा इंटेंसिफाई होगा, डार्क हो जाएगा जब हम उसमें अल्कोहल डालेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट टेस्ट करेंगे। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज बाइफेजिक, दोनों हो रहे हैं इसीलिए हम इसको बाइफेजिक कहते हैं। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि दिस रिएक्शन इज हाईली यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस के कई सारे प्रकार होते हैं, तो उसके प्रकार को समझने में, किस टाइप की जॉन्डिस है उसको समझने में वेंडेनबर्ग टेस्ट काफी अच्छा है। कैसे, आओ देखते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द टाइप ऑफ जॉन्डिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड सीरम कंसंट्रेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन। अगर हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन बहुत ज्यादा है तो वो हीमोलाइटिक जॉन्डिस कहलाता है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन ज्यादा है तो ऑब्स्ट्रक्टिव, यानी कि कॉन्जुगेशन तो हो गया है, यानी कि लिवर अपना काम प्रॉपर कर रहा है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, वो निकल नहीं पा रहा है। और बोथ ऑफ देम, अगर दोनों ही प्रकार के हो रहे हैं तो उसको हम हेपेटिक बोलते हैं फिर। ठीक है, देयरफॉर द रिस्पांस ऑफ वेंडेनबर्ग रिएक्शन कैन डिफरेंशिएट द जॉन्डिस। इसका किस प्रकार से रिस्पांस आ रहा है उसके हिसाब से हम जॉन्डिस को कैटेगराइज कर सकते हैं, किस प्रकार की जॉन्डिस हो सकती है। इनडायरेक्ट टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हीमोलिटिक जॉन्डिस, डायरेक्ट टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, और बाइफेजिक है यानी कि दोनों, पहले डायरेक्ट वाला फिर इनडायरेक्ट वाला, तो इसको हम हेपेटिक जॉन्डिस कहते हैं। इसीलिए ये वेंडेनबर्ग हमारे पास काफी बेटर है। ये क्लियर है बातें? टेस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि जब बात हो ही रही है बाइलिरुबिन की, ठीक है, तो बाइलिरुबिन कहां निकलेगा? यूरिन से भी निकलता है। अगर यूरिन में आ रहा है तो क्या करेंगे या तो क्या समझेंगे? नॉर्मली बाइलिरुबिन इज एब्सेंट इन यूरिन, हम लोग देख चुके हैं भैया। बाइलिरुबिन यहां से कॉन्जुगेटेड हो जाता है, उसके बाद फिर यूरिन में तो यूरोबाइलिन निकलना चाहिए, आगे जाकर टूट जाता है ना ये। अगर बाइलिरुबिन आ रहा है यूरिन में किसी तरीके से तो कहीं ना कहीं इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो नॉर्मली एब्सेंट होता है द कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन। तो जो कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन होता है, बीइंग वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल होता है, अभी हमने देखा, इज एक्सीडेड इन द यूरिन, ये यूरिन से बाहर निकलता रहता है। दिस इन कंट्रास्ट टू अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन विच इज नॉट एक्सीडेड, जो अनकॉन्जुगेटेड है वो नहीं निकलता है। बाइलिरुबिन इन यूरिन कैन डिटेक्टेड बाय फॉचे टेस्ट, इसको हम फॉचे टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं या जेमलिन टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इन प्री हेपेटिक जॉन्डिस, प्री हेपेटिक यानी कि जॉन्डिस किस प्रकार का है? हेपेटिक से पहले कोई और रीजन है। व्हेन द अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन इज इंक्रीज इन ब्लड, ठीक है, प्री हेपेटिक, देखो बाइलिरुबिन ब्लड में बढ़ रहा है लेकिन लिवर में अभी तक आया ही नहीं है, तो उसको हम प्री हेपेटिक बोलेंगे। यहां लिवर में, यहां ब्लड में बढ़ रहा है ना ज्यादा, अभी लिवर में आया ही नहीं है, तो क्या हो गया? प्री हेपेटिक। ठीक है, when the unconjugated bilirubin is increased in blood, it does not appear in urine, hence called achlorhydric jaundice। कह रहा अगर प्री हेपेटिक जॉन्डिस में जब अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन ब्लड में बढ़ता है और ये यूरिन में नहीं आता है तो उसको हम एक्लोरियोरिक जॉन्डिस कहते हैं। और इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यूरिन कंटेन बाइलिरुबिन, जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होती है तब बाइलिरुबिन हमारे यूरिन में आता है, हैंस इन ओल्ड लिटरेचर इट इज कॉल्ड कोलियूरिक एसिड, सॉरी कोलियूरिक जॉन्डिस। ठीक है, थोड़ा सा नाम है और कुछ नहीं है। तो बाइलिरुबिन का यूरिन में आना भी क्या है? एक इंडिकेशन है कि आपको जॉन्डिस हो रहा है, लिवर आपका सही से काम नहीं कर रहा है। देन यूरोबाइलिनोजेंस और बाइल साल्ट, तो फिर से मैं आपको दिखा दूं, इसीलिए मैंने ये चार्ट यहां डालता। यूरोबाइलिनोजेन, ये रहा यूरोबाइलिनोजेन, ये यूरिन से भी बाहर हो सकता है और फीसेस स्पॉटी से भी बाहर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो यूरोबाइलिनोजेन का क्या रोल है, आओ देखें। मोस्ट यूरोबाइलिनोजेन इज मेटाबोलाइज्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, अभी हमने देखा ये ज्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज हो जाता है, कुछ हिस्सा यूरिन से और फिर कुछ हिस्सा फीसिस से बाहर हो जाता है। बट अ फ्रैक्शन इज एक्सीटेड इन यूरिन लेस देन 4 mg पर डे। यूरिन में जो इसका इस हिस्सा बाहर निकलता है वो 4 mg से भी कम होता है। यूरोबाइलिनोजेन मेटाबोलाइज होकर यूरोबाइलिन और फिर वो यूरिन से बाहर हो जाता है, 4 mg पर डे से भी कम होता है ये। ठीक है, यूरोबाइलिनोजेन इज डिटेक्टेड बाय एरलिक टेस्ट। अगर ये आ रहा है यूरिन में तो इसको हम डिटेक्ट करते हैं एरलिक टेस्ट से। नॉर्मली बाइल साल्ट आर नॉट प्रेजेंट इन यूरिन। ठीक है, ये कहानी इसकी खत्म हो गई। अब बाइल की बात कर रहे हैं, बाइल साल्ट। ठीक है, बाइल साल्ट हम बात करें जैसे कि ग्लाइकोलेट और टोरोकोलेट।
जो कि हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये नॉर्मली यूरिन में मौजूद नहीं होते हैं। बट ऑब्स्ट्रक्शन इन द बिलियरी पैसेज, अगर बाइल के सिक्रीशन में ऑब्स्ट्रक्शन है, वो प्रॉपर रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो जिसकी वजह से लीकेज होता है बाइल साल्ट का सर्कुलेशन में, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से अब ब्लड में है तो यूरिन से फिल्टर होकर फिर ये बाहर आएगा। ठीक है, और हमको बाइल हमारे यूरिन में दिखाई पड़ेगा। नोट, प्रेजेंस ऑफ बाइलिरुबिन इन यूरिन एंड एब्सेंस ऑफ यूरोबाइलिनोजन इन यूरिन इज सीन इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। कंडीशन देखो, प्रेजेंस ऑफ बाइलिरुबिन, बाइलिरुबिन आ रहा है बट यूरोबाइलिनोजन एब्सेंट है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। इंक्रीज्ड यूरोबाइलिनोजन, यूरोबाइलिनोजन बढ़ा हुआ है यूरिन में, एंड एब्सेंस ऑफ बाइलिरुबिन, लेकिन बाइलिरुबिन एब्सेंट है यूरिन के अंदर, ये हमको हीमोलाइटिक जॉन्डिस में दिखता है। तो ये तरीके हैं टेस्ट के कि क्या चीज दिख रही है क्या चीज नहीं दिख रही। दिस इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, दिस इज नथिंग बट द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ओके, देन फीकल यूरोबाइलिनोजन पॉटी से भी बाहर आता है। नॉर्मली ये कितना रहता है, 300 mg रहता है। अगर ये बढ़ जाता है तो इसको हम हीमोलाइटिक जॉन्डिस में देखने को मिलता है, और जो फीसिस का कलर होता है वो डार्क हो जाता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं अपना जॉन्डिस वाले पार्ट में भी। देन इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या है, हीमोलाइटिक जॉन्डिस क्या है, ये जॉन्डिस के टाइप्स हम लोग जॉन्डिस में देखे थे, कब, चैप्टर नंबर 8 मेटाबॉलिज्म में, तो उसी का थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होता है, यूरोबाइलिनोजन इज नॉट एक्सक्रीटेड थ्रू फीसेस एंड द कलर इज द फीसेस इज पेल। ऑब्स्ट्रक्टिव में ये बाहर निकलेगा ही नहीं, तो कलर जो होता है हमारे फीसेस का वो थोड़ा सा हल्का बहुत लाइट हो जाता है। तो ये इसके सिग्निफिकेंस आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, जब हमें उससे कुछ पता चले तो वो उसका सिग्निफिकेंस कहलाता है। क्लियर? ठीक है, फिर से वापस मैं आपको चीज दिखाता हूं ताकि चीजें रिवाइज हो जाएं। हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट बेस्ड ऑन एक्सक्रीटरी फंक्शन चल रहा है, जिसमें हमने पहले नंबर पे क्या पढ़ लिया, बाइलिरुबिन को देख लिया है। अब बाइलिरुबिन के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रोमोसल्फिथैलिन टेस्ट। ठीक है, एक टेस्ट देख लिया हमने, अब इससे हमको क्या पता चलेगा वो भी देखते हैं। ठीक है, तो दिमाग में फिर कह रहा हूं, थोड़ा दिमाग में सीक्वेंस को सेट रखना या लिखते चलना साथ साथ में, ताकि दिमाग में चीजें सेट रहें। अब ब्रोमसल्फिथैलिन टेस्ट, बीएसपी टेस्ट क्या होता है? द ब्रोमसल्फिथैलिन टेस्ट इज अ डायग्नोस्टिक लिवर फंक्शन टेस्ट। डायग्नोस्टिक मतलब वही आ गया, लिवर को डायग्नोस करना है हमें कि लिवर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, दैट वाज हिस्टोरिकली यूज्ड, हिस्टोरिकली मतलब पहले बहुत ज्यादा यूज होता था, टू इवैल्यूएट द लिवर्स कैपेसिटी टू टेक अप। जो ब्रोमसल्फिथैलिन टेस्ट है, ये लिवर की जो कैपेसिटी है टू टेक अप कॉन्जुगेट एंड एक्सक्रीट ऑर्गेनिक एनाइन लाइक बीएसपी। ठीक है, कि वो बीएसपी को कितना टेकअप करेगा, ब्लड से ले लेगा, कॉन्जुगेट करेगा, भाई उसको जोड़ना होगा, फिर वो रिलीज करवाता है, वो केमिकली उसको कुछ चीज जोड़ता है उसके साथ, तब वो फिर रिलीज करवाता है ब्लड में, एंड एक्सक्रीट ऑर्गेनिक एनाइन लाइक बीएसपी। तो ये जो क्षमता है लिवर की कि वो बीएसपी को कितना एब्जॉर्ब करेगा ब्लड से और फिर उसे कॉन्जुगेट करके बाहर निकाल देगा, यही चीज हमको टेस्ट करनी है। इससे हमें उसकी एक्सक्रेटरी क्षमता पता चलती है। ऑल्दो इट्स रेयरली यूज्ड टुडे, अब आजकल इसका इस्तेमाल बहुत कम है, ड्यू टू क्यों, ज्यादा एडवांस लिवर फंक्शन टेस्ट हमारे पास आ गए हैं जो कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं लिवर के बारे में, पर्टिकुलरली इन डिटेक्टिंग अर्ली लिवर डैमेज एंड एसेसिंग लिवर एक्सक्रीटरी कैपेसिटी। तो आजकल इसका इस्तेमाल कम है क्योंकि एडवांस टेस्ट आ चुके हैं। अब क्या होता है बीएसपी, देख लें जरा। टेस्ट मेथड क्या होगा, हम एडमिनिस्ट्रेशन एक नॉन डोज जो देनी होती है पेशेंट के हिसाब से, वो बीएसपी को डाई जो है वो इंजेक्ट करेंगे नस के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन डाई क्या करेगी, ब्लड में सर्कुलेट होगी और लिवर के द्वारा फिर लिवर से जब होती हुई गुजरेगी तो लिवर उसको टेकअप करेगा, यानी कि अपने अंदर लेगा मेजरमेंट। ब्लड सैंपल्स आर ड्रॉन एट इंटरवल, फिर समय समय पे हम लोग कुछ कुछ टाइम के इंटरवल पे, यूजुअली 45 मिनट से 60 मिनट के अंदर, 45 मिनट बाद या 1-1 घंटे बाद हम ब्लड के सैंपल लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं कि भैया उसमें बीएसपी का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है। ठीक है, एक्सक्रीशन, लिवर प्रोसेस एंड एक्सक्रीट बीएसपी इनटू बाइल। तो लिवर क्या करेगा, ब्लड से निकालकर उसे प्रोसेस करके बाइल में छोड़ता जाएगा, जिससे कि फिर वो फाइनली हमारे फीसेस से बाहर हो जाए। लेकिन अगर ये लिवर नहीं कर पा रहा है एक्सक्रीशन, तो बीएसपी की मात्रा ब्लड में हमको ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कि लिवर सही से काम नहीं कर पा रहा, इससे हमें ये पता चल जाता है। तो क्या कर रहा है, इससे हम क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, नॉर्मल रिजल्ट इन हेल्दी लिवर, अगर लिवर आपका हेल्दी है तो बीएसपी इज रैपिडली क्लियर फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से बहुत तेजी से जल्दी से ये क्लियर हो जाएगा विद लेस देन 5% रिमेनिंग आफ्टर 45 मिनट। जितना हमने डाला था वो ऑलमोस्ट लिवर को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, 5% ज्यादा हमको नहीं मिलेगा। एबनॉर्मल रिजल्ट क्या होगा, एलिवेटेड बीएसपी लेवल, बीएसपी का लेवल जो है
वो ब्लड में बढ़ चुका होगा, ठीक है, इंडिकेट करेगा इंपेयर्ड लिवर फंक्शन, जो ये इंडिकेट करेगा कि लिवर का फंक्शन इंपेयर्ड हो गया है, गड़बड़ हो गया है, विच कुड बी ड्यू टू द कंडीशन लाइक, और ऐसा क्यों हुआ है, या तो आपको हेपेटाइटिस है या सिरोसिस है या लिवर कंजेशन है, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी यही है, लिवर या तो डैमेज हो गया या आपका हेपेटिक फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, कोलेस्टोसिस हो सकता है आपको, यानी कि जो बाइल डक्ट है वहां पे कोई ब्लॉकेज आ गया है। हेपेटिक फंक्शन ये हेल्प करता है आइडेंटिफाइंग रिड्यूस्ड हेपेटिक अपटेक और कॉन्जुगेशन ऑफ सब्सटेंस। इससे हमें यही पता चलता है कि लिवर जो है वो हेपेटिक अपटेक उसका काफी वीक हो गया है और कॉन्जुगेशन नहीं कर पा रहा, ये तभी तो इसको बाहर नहीं निकाल पाया। ये सिंपल चीजें, समझ में आ रही बातें, ओके। नोट क्या बोल रहा है, आजकल बीएसपी टेस्ट जैसे मैंने बताया कि नहीं यूज करते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया गया है मॉडर्न टेस्ट, जैसे कि एंजाइम मेजरमेंट, ALT, AST, ALP देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। बाइलिरुबिन लेवल और इमेजिंग स्टडीज, कई सारे टेस्ट आ गए हैं, तो आजकल इसका इस्तेमाल कम होता है, बट क्योंकि सिलेबस में है तो हमको पढ़ना तो है ही, ठीक है ना, तो उसके बारे में पता भी होना चाहिए, तो इसीलिए इसको पढ़ना है हमको और लिखना आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो। अब हम बात करते हैं टेस्ट बेस्ड ऑन सीरम एंजाइम, एंड दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, इनके बारे में आपको पक्का पता होना चाहिए। सीरम एंजाइम, हाँ, लिवर कुछ ना कुछ एंजाइम्स हमारे ब्लड में रिलीज करता रहता है, और जब हमारे लिवर के सेल्स डैमेज होते हैं तो उनका अमाउंट बढ़ जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। आओ देखें, लिवर सेल कंटेन सेवरल एंजाइम्स, लिवर सेल के पास कई सारे एंजाइम होते हैं जो कि विच मे बी रिलीज इनटू द सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन में रिलीज होते रहते हैं, ठीक है, इन लिवर डैमेज, ठीक है। नॉर्मल भी होते हैं तब लेवल बहुत कम रहता है, इन एंजाइम का नॉर्मल लेवल बहुत कम रहता है, लेकिन जब लिवर डैमेज होगा तो इनका अमाउंट काफी ज्यादा हमारे सर्कुलेशन में आ जाता है। मेजरमेंट ऑफ सिलेक्टेड एंजाइम, जो सिलेक्टेड एंजाइम अगर हम उसको मेजर कर लें कि कितना अमाउंट है सीरम के अंदर, तो इज ऑफन यूज्ड टू एसेस द लिवर फंक्शन, वो अक्सर इस्तेमाल में आता है लिवर के फंक्शन को जांचने में। इट मस्ट बी नोटेड दैट देयर इज नो सिंगल एंजाइम दैट इज एब्सोल्युटली स्पेसिफिक टू लिवर अलोन। यहां पर एक समस्या है, जितने एंजाइम लिवर रिलीज करता है डैमेज होने पर हमारे ब्लड में, तो ये एंजाइम ऐसा नहीं कि लिवर ही रिलीज करता है, बॉडी के कुछ और भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन है, जो ये एंजाइम को रिलीज करते हैं हमारे ब्लड में। तो थोड़ा सा यहां पर प्रॉब्लम आता है कि भाई क्या लिवर के ही द्वारा ही रिलीज किया गया है या बॉडी के दूसरे पार्ट रिलीज कर रहे हैं। डिस्पाइट दिस फैक्ट, और ऐसा होने के बावजूद भी सीरम एंजाइम प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ LFT, इसके बावजूद भी ये टेस्ट काफी अच्छा है LFT को चेक करने के लिए। कुछ कॉमन एंजाइम के नाम बताएं अगर देखें हम लोग, तो क्या है, ट्रांस एमिनेसेस जो ट्रांसफर करवाते हैं, SGOT, AST, SGPT, ALT, ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने, नॉर्मल टेस्ट है ये। अल्कलीन फॉस्फेट, ALP, गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज, देन 5' न्यूक्लियोटाइडेज और कुछ अदर टेस्ट है हमारे पास, ठीक है। तो जो एंजाइम टेस्ट है, ये 4 जो कि स्पेसिफिक है, इनको आप देखें फटाफट हम लोग, ये एंजाइम से हमें क्या क्या पता चलता है और किस प्रकार इनके टेस्ट होते हैं। तो ट्रांस एमिनेसेस, जो ट्रांस एमिनेस कराते हैं, उम्मीद है मेटाबॉलिज्म का ये वर्ड ट्रांस एमिनेस आप लोगों को याद होगा। तो क्या है ट्रांस एमिनेस, यहां पे हमारे पास 3 एंजाइम है। द एक्टिविटीज ऑफ 2 एंजाइम्स नेमली सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस एमिनेस, SGPT, फुल फॉर्म याद रखेंगे, जो कि आजकल इसको हम लोग एलानिन ट्रांस एमिनेस कहते हैं, क्योंकि एलानिन को ट्रांसफर करवाता है, ALT बोल देते हैं। एंड सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिटेट ट्रांस एमिनेस, SGOT, रिसेंटली नोन एज, जल्दी में इसको नाम क्या दिया गया है, AST, एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेस, आर वाइडली यूज्ड टू एसेस द लिवर फंक्शन। तो फुल फॉर्म यहां पर है, पहले वाले पैरा में और कुछ खास है नहीं। एलानिन ट्रांस एमिनेस, ALT की बात करें, ये जो एंजाइम है ये लिवर में पाया जाता है, जो हेल्प करता है कन्वर्ट प्रोटीन इनटू एनर्जी फॉर लिवर सेल्स। ये जो प्रोटीन होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करवाता है लिवर सेल्स के लिए। व्हेन द लिवर इज डैमेज, जब लिवर डैमेज होता है, ALT इज रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। लिवर के सेल डैमेज हो रहे हैं तो लिवर क्या करेगा, ALT को ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देगा और उसका लेवल बढ़ जाएगा। दिस टेस्ट इज समटाइम रेफर्ड एज SGPT, इसी को हम लोग कई बार SGPT कहते हैं। एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेसेस, AST एंजाइम, ये भी क्या है, दैट हेल्प द बॉडी ब्रेक डाउन अमीनो एसिड, बॉडी में जो अमीनो एसिड है उसको ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। लाइक ALT की तरह जो AST है इज यूजुअली प्रेजेंट इन ब्लड एट लो लेवल, नॉर्मली ब्लड में लो लेवल में मौजूद रहते हैं, ठीक है। एन इंक्रीज इन AST लेवल में मीन लिवर डैमेज, अगर इसका लेवल बढ़ता है तो इसका मतलब लिवर डैमेज है या लिवर की बीमारी है, या मसल्स डैमेज, मसल्स डैमेज में भी इसका लेवल बढ़ जाता है। दिस टेस्ट समटाइम रेफर्ड एज SGOT, इसीलिए हम इसको कई बार SGOT कहते हैं इसके फुल फॉर्म के हिसाब से,
ठीक है, बारी बारी से देखिए अब कौन किसका लेवल क्या है और किससे क्या पता चलने वाला है। तो पहले हमारा ALT या SGPT, फुल फॉर्म ये रहा इसका। ALT साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, ये कहां पाया जाता है? लिवर के सेल्स के साइटोप्लाज्म पाया जाता है। नॉर्मल रेंज 10 to 35 यूनिट पर लीटर। द टेस्ट प्राइमरली यूज टू डायग्नोज लिवर डिजीज, लिवर की डिजीज को डायग्नोज करने के लिए। टू मॉनिटर द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस, अगर लिवर में इंफेक्शन हो गया है और हम उसका इलाज कर रहे हैं तो फिर कितना बेटर हो गया है अब लिवर, तो उसकी वैल्यू को चेक करने के लिए। एक्टिव पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, जो पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस है, आपको सिरोसिस का पार्ट हम लोगों ने कर चुके हैं उसमें, ठीक है, क्या होता है, तो वही सेल्स की डेथ होती है वहां पे एक तरह से, उसके बारे में चेक करने के लिए। एंड द इफेक्ट ऑफ ड्रग थेरेपी, जो अगर कभी लंबे समय तक आपकी ड्रग चल रही है, दवाइयां चल रही हैं 7-8 महीने तक, तब भी आपको ये टेस्ट करवाते हैं, देखते हैं लिवर सही से काम करता है, ऐसा नहीं कि दवाइयों की वजह से लिवर डैमेज हो रहा है, ठीक है। ये मोर स्पेसिफिक है देन AST, मोर लिवर स्पेसिफिक, यानी कि इसके रिजल्ट पे ज्यादा भरोसा किया जाता है कंपेयर टू AST से, ठीक है। हाई सीरम लेवल इन एक्यूट हेपेटाइटिस, अगर एक्यूट हेपेटाइटिस है तो सीरम लेवल बढ़ जाएगा, लगभग 300 से 1000 यूनिट पर लीटर आ जाएगा। अगर मॉडरेट एलिवेशन है तो ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में या नॉन अल्कोहलिक क्रोनिक हेपेटाइटिस में देखने को मिलता है, ठीक है, 100 से 300। माइनर एलिवेशन का मतलब आपको सिरोसिस है या क्रोनिक हेपेटाइटिस है, उसमें केवल इतना बड़ा हुआ होगा। तो ये आपका क्या हो गया, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो जाएंगे ये आपके, ठीक है। अब एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेसेस, तो सिंपल है इसमें हम लोग करना कि यहाँ पे कोई टेस्ट तो है नहीं, ब्लड निकालते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेसेस ये क्या बता रहा है? AST और SGOT, फुल फॉर्म आ गया इसका, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलोएसिटेट ट्रांसएमिनेसेस। AST इज फाउंड इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। ऑल्सो रिफ्लेक्ट डैमेज टू हेपेटिक सेल्स, ठीक है, कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस आ गया है, इसका लेवल बड़ा हुआ होगा तो ये क्या दर्शाता है? ये बताता है हेपेटिक सेल्स में हमारे डैमेज है, ठीक। इट इज लेस स्पेसिफिक टू लिवर डिजीज, लिवर डिजीज के लिए ये लेस स्पेसिफिक है क्योंकि बाकी और चीजों में भी ये बढ़ जाता है। इट मे बी एलिवेटेड एंड अदर कंडीशन सच एज मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, अगर हार्ट का प्रॉब्लम है उस केस में भी ये बढ़ जाता है। एंड मसल डिजीज, मसल्स की प्रॉब्लम है तो उस केस में भी ये बढ़ जाता है, इसीलिए ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। अगर ये बड़ा हुआ है तो वहां पर 3 कंडीशन हो सकती है, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की भी हो सकती है और मसल्स की भी हो सकती है, इसीलिए उस टेस्ट के साथ साथ कुछ और टेस्ट भी करवाए जाते हैं जिससे कि हम इस कंक्लूजन में पहुंच सके कि लिवर ही हमारा डैमेज है। क्लियर? नॉर्मल रेंज 8 से 20 यूनिट पर लीटर है। अब मार्कर ऑफ हेपेटोसेलुलर डैमेज, ये किसका मार्कर है? क्या बताएगा, क्या दर्शाएगा? ये दर्शाएगा कि हेपेटोसेलुलर डैमेज है, लिवर के सेल्स डैमेज हो रहे हैं। हाई सीरम लेवल आर एब्जॉर्ब्ड, सीरम में इसका लेवल हाई होता है कब? अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है और लिवर कैंसर है, यही इसके क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगा। ये क्लियर है? क्या हो जाएगा? ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग AST रेशो AST अब्लिक ALT का रेशो भी बहुत मायने रखता है, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और रेशो देखते हैं, ठीक है। जो AST ALT रेशो है कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिवर एंड नॉन लिवर कॉजेज। इससे हमें यह पता चल जाता है कि जो प्रॉब्लम है इनके बढ़ने की वो लिवर की वजह से है या किसी और वजह से है। तो नॉर्मल रेशो है 0.7 से 1.4, यानी कि जो इसका वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो इस बीच में रेंज रहनी चाहिए। यूजफुल है इन विल्सन डिजीज, क्रोनिक लिवर डिजीज एंड अल्कोहलिक लिवर डिजीज, ठीक है, ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आ जाएगा। AST ALT रेशो अगर 3:1 से ज्यादा है, ये हाईली सजेस्टिव ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज, इसका मतलब आप दारू पी रहे हैं और आपका लिवर खराब हो रहा है। अगर ये जो AST इन अल्कोहलिक लिवर डिजीज रियरली मोर देन 300 IU पर लीटर, जो AST की वैल्यू होती है लिवर डिजीज में, अल्कोहलिक लिवर डिजीज में, वो इससे ऊपर बहुत कम जाती है। ALT इज यूजली नॉर्मल इन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। अब ALT हमारा क्या रहता है? नॉर्मल रहता है। कैन बी समटाइम्स लो ड्यू टू एन अल्कोहल इंड्यूस्ड डेफिशिएंसी ऑफ पायरोडॉक्सल फॉस्फेट, और कई बार ये काफी लो भी रहता है, ठीक है। तो हमारा मुद्दा क्या रहा? हमारा मुद्दा ये रहा कि ये वाली बीमारियों में इसका पता चलता है। अगर रेशो ये है तो इसका मतलब इससे ज्यादा है इसका रेशो, तो इसका मतलब
अल्कोहलिक लिवर डिजीज हमारे पास है, मतलब उस बंदे को है। और अगर ये वाली वैल्यू है लेस देन 1, ये होता है वायरल हेपेटाइटिस में। अगर 1 से कम आ रही है इसका मतलब अल्कोहल नहीं, आपके लिवर खराब होने की वजह कौन है? वायरस है। तो ये इसके क्या आ जाएंगे? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आ जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंजाइम आता है हमारे पास अल्कलीन फॉस्फेटेज। ये अल्कलीन फॉस्फेटेज है, ठीक है ना, फॉस्फेटेज एंजाइम का नाम है ये। ALP इज एन एंजाइम फाउंड इन द लिवर और बोन। ये बोन में भी पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन, और ये प्रोटीन को तोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। हायर देन यूजुअल लेवल ऑफ ALP में मीन लिवर डैमेज और डिजीज। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब लिवर आपका डैमेज हो रहा है। सच एज ब्लॉक्ड बाइल डक्ट, या तो आपकी बाइल डक्ट ब्लॉक है या आपको कोई बोन डिजीज है, ये भी इससे इंडिकेट होता है, ठीक है। एज दिस एंजाइम आल्सो रिप्रेजेंट इन बोन। तो इसीलिए इस टेस्ट को अकेला नहीं करवाते हैं, जब ये टेस्ट करवाएंगे तो और टेस्ट भी करवाते हैं, ठीक है। ये नॉन स्पेसिफिक मार्कर ऑफ लिवर है, तो ध्यान रखा। AST, ध्यान दो यहां पर, दिस जो मैं बताना चाह रहा था, लेस स्पेसिफिक है, ये मोर स्पेसिफिक है। कौन? ALT। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपसे कहा जाए ALT करना है और AST करना है और ALP करना है, तो आप कौन सा प्रिफर करेंगे? आप इसको प्रिफर करेंगे, ये ज्यादा स्पेसिफिक है। इन दोनों में उतना स्पेसिफिसिटी नहीं है, ये बोन में भी होता है, ठीक है। बात समझ में आई? यही चीज बताना चाह रहा था मैं। तो ये नॉन स्पेसिफिक मार्कर है लिवर डिजीज के लिए, मतलब स्पेशल ऐसा नहीं कि लिवर की ही बीमारी होगी अगर ये बढ़ा हुआ होगा। प्रोड्यूस्ड बाय बोन ऑस्टियोब्लास्ट, जब बोन का ऑस्टियोब्लास्ट होता है यानी कि कैल्सिफिकेशन होता है, तब भी इसका लेवल बढ़ा हुआ होता है। प्रेजेंट ऑन हेपेटोसाइट मेम्ब्रेन, ठीक है, सॉरी, प्रोड्यूस किया जाता है ये बोन के ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के द्वारा। ये हेपेटोसाइट की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, वहां पे मौजूद होता है। नॉर्मल रेंज 40 से 125 है, ठीक है। मॉडरेट एलिवेशन, हल्का सा बढ़ा हुआ कब होगा? अगर इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, या फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, यानी कि लिवर का कैंसर है। हाई लेवल कब होगा? एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि लिवर के बाहर कहीं, लिवर तो प्रॉपर काम कर रहा है, कहीं पे बाहर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड इंट्रा हेपेटिक कोलिस्टोसिस। इंट्रा हेपेटिक, कहीं पे जो जहां से बाइल्स बन के बाहर आता है ना, निकलता है, तो वहां पे कोई डक्ट वगैरह क्या है, ब्लॉक हो रही है, ठीक है। वेरी हाई लेवल कहां होता है? बोन डिजीज में मिलता है, ठीक है। तो ये इसके क्या है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। लिवर इज नॉट द सोल सोर्स ऑफ अल्कलीन फॉस्फेट। लिवर अकेला अल्कलीन फॉस्फेट का सोर्स नहीं है, यानी कि वो अकेला इसको नहीं निकालता है। देयरफॉर इट्स मेजरमेंट हैज टू बी केयरफुली व्यूड बिफोर अराइविंग एनी कंक्लूजन। और इसीलिए ALP को देख करके लिवर डिजीज को जज करने से पहले आपको केयरफुली व्यूड करना है बाकी चीजों को भी, ताकि आप सही कंक्लूजन पे पहुंच सकें। तो ये इसका क्या है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। जैसा कि मैंने कहा था कि हर बार यहां पे लिखा नहीं है मैंने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, तो उसको आप लोग समझेंगे कि जब हमें उसके टेस्ट से जो चीजें पता चलती हैं बीमारी के बारे में, वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है, ठीक। नेक्स्ट एंजाइम है गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेजेस। क्या है ये गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज? ये एंजाइम पाया जाता है लिवर में, पैंक्रियास में, किडनी में और कुछ और ऑर्गन्स में भी। इट प्लेज अ की रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। काम क्या है इसका? ये अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में एंड ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप, जो अमीनो ग्रुप होते हैं उनको ट्रांसफर करवाता है ये मेटाबॉलिज्म के दौरान। इन लिवर फंक्शन टेस्ट, अगर लिवर फंक्शन टेस्ट की बात करें, जो GGT है इज ऑफन मेजर्ड बिकॉज इट्स लेवल कैन रिफ्लेक्ट लिवर एंड बाइल डक्ट हेल्थ। क्योंकि इसका जो लेवल है उससे हमें लिवर और बाइल डक्ट की हेल्थ कैसी है, बाइल डक्ट सिकुड़ तो नहीं गई है, उनमें कोई चीज फंस तो नहीं गई है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, उसके बारे में हमें इससे नॉलेज मिल जाती है अच्छी खासी, ठीक है। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, लिवर के अंदर सेल्स होती है, उसमें मेम्ब्रेन में रहता है ये, विच कैटलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ, काम क्या करता है? कैटलाइज करता है ट्रांसफर ऑफ गामा ग्लूटामिल ग्रुप टू अदर पेप्टाइडेज एंड अमीनो एसिड। तो इसका काम ये है कि ये ट्रांसफर करवाता है गामा ग्लूटामिल ग्रुप और कुछ पेप्टाइड और अमीनो एसिड्स को, ठीक है। ये इसका काम है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका हमें इसके लेवल से मतलब है। खैर, हमें काम भी बता दिया इसका। GGT इज यूज्ड बाय द बॉडी। बॉडी इसका इस्तेमाल क्यों कर रही है? ग्लूटाथायोन ट्राइपेप्टाइड जो है, इसको सिंथेसाइज करने के लिए, तो इसीलिए हमारी बॉडी में मौजूद होता है ये। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, देखें जरा इसके लेवल का क्या फर्क पड़ेगा।
ये बहुत ज्यादा यूजफुल है इन डायग्नोसिस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जब कोई डक्ट ब्लॉक होती है उसको चेक करने में बहुत हेल्पफुल रहता है ये। नॉट एलिवेटेड इन बोन डिजीज, बोन में इसका कोई रोल नहीं है, इसीलिए बेटर है। नॉर्मल रेंज 10 से 30 यूनिट पर लीटर है। मॉडरेट एलिवेशन अगर हल्का बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस है और प्रोस्टेट कैंसर दोनों में बढ़ जाता है ये। जीजीटी इज इंक्रीज इन अल्कोहलिक, जो जीजीटी है वो अल्कोहलिक जो दारू पीते हैं उनमें ही बढ़ जाता है डिस्पाइट नॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट। अगर आपके लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल भी आ रहे हैं तो भी ये लेवल बढ़ जाता है अगर आप ड्रिंक ज्यादा करते हैं तो। हाईली सेंसिटिव टू डिटेक्टिंग अल्कोहल अब्यूज, अगर कोई दारू बहुत ज्यादा पी रहा है आप उसका जीजीटी करवा दीजिए, बड़ा हुआ निकलेगा भले उसका लिवर सही हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन लिवर डिजीज जीजीटी एलिवेशन पैरेलल डेट ऑफ एएलपी, एएलपी जैसे से बढ़ेगा जीजीटी भी बढ़ेगा अगर लिवर की प्रॉब्लम है तो। इन अल्कोहलिक लिवर डिजीज जीटी लेवल में भी पैरेलल टू अल्कोहल इनटेक, और अगर अल्कोहलिक लिवर डिजीज है तो जैसे जैसे आप अल्कोहल ज्यादा पिएंगे जीजीटी का लेवल भी आपका इंक्रीज करता चला जाएगा। इट इज पर्टिकुलरली एलिवेटेड इन केस ऑफ कोलिस्टोसिस और अल्कोहलिक इंड्यूस्ड लिवर डिजीज। कोलिस्टोसिस मतलब वही ब्लॉकेज आपका डक्ट हो रहा है बाइल का, ठीक है, जहां से बाइल निकलता है, या फिर अल्कोहलिक इंड्यूस्ड लिवर डैमेज है, इसमें यह बढ़ा हुआ रहता है। फर्दर सेवरल ड्रग्स, इसके अलावा कुछ ड्रग्स जैसे कि फिनाइटोन वगैरह है इंड्यूस करते हैं और इंक्रीज करते हैं दिस एंजाइम को हमारे सर्कुलेशन में। ठीक है, तो ये इसके क्या है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि इसका बढ़े हुए का मतलब क्या होता है, ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे एंजाइम्स अगर बढ़े हुए हैं तो इससे हमको क्या क्या समझने को मिलता है। एक और है हमारे पास 5 न्यूक्लियोटाइडेज, 5-NT भी कहते हैं। ठीक है, इन द लिवर 5-NT इज लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स की मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन में पाया जाता है जो कि लिवर सेल्स होते हैं। एंड इज इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन एंड प्रोसेसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स पता है ना, हमने पढ़ चुके हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो न्यूक्लियोटाइड्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, ये मेटाबॉलिज्म में काम कर रहा है उसके। ठीक है, द सीरम एक्टिविटी ऑफ 5 न्यूक्लियोटाइडेज, जो सीरम में अगर हम बात करें नॉर्मल वैल्यू रहती है 2 से 15, ये बढ़ जाती है हेपेटोबिलियरी डिजीज। ठीक है, एंड दिस पैरेलल टू एएलपी, और ये एएलपी के समान बढ़ता रहता है जैसे जैसे एएलपी बढ़ता है। हेपेटोबिलियरी मतलब वो जो बाइल्स के डक्ट्स वगैरह रहते हैं। ठीक, द एडवांटेज विद 5 न्यूक्लियोटाइडेज इज दैट इट इज नॉट अल्टर्ड इन बोन डिजीज। इसका बेनिफिट क्या है, अगर बोन की बीमारी है तो इसमें कोई बदलाव नहीं आता, यानी कि ये हमको लिवर के बारे में ही बताएगा। ठीक है, अब कुछ और एंजाइम है हमारे पास जो अदर टेस्ट के अंदर काउंट होते हैं, जैसे कि सीरम आइसोसीट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, सीरम आईडीएच कहते हैं इसे, एंड आइसो एंजाइम ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज LDH4 एंड LDH5। ठीक है, जो ये लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है इसके LDH1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कई सारे एंजाइम होते हैं जो लिवर के लिए काम में आते हैं चेक करने के लिए, वो LDH4 और LDH5 होते हैं। अब अगर हम आईडीएच की बात करें, आइसोसीट्रेट डिहाइड्रोजनेज की, जो सीरम में पाया जाता है, इसका लेवल बढ़ सकता है या बढ़ा हुआ होता है इन केस ऑफ लिवर इंजरी, एक्यूट हेपेटाइटिस, सिरोसिस एंड लिवर ट्यूमर, और या उसके अंदर ट्यूमर है लिवर के अंदर, तो इसीलिए इसका लेवल को भी हम लोग चेक करते हैं, तो हमें लिवर की फंक्शन के बारे में पता चलता है या लिवर की स्थिति पता चलती है वो कैसा है। और अगर LDH4 और LDH5 हमारा जो बढ़े हुए हैं, ठीक है, आर द आइसो एंजाइम दैट आर मोस्ट रिलीवेंट इन लिवर डिजीज, ये ज्यादा रिलीवेंट है, ज्यादा हमारे काम के हैं, ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दीज आइसो एंजाइम्स एलिवेटेड इन कंडीशन अफेक्टिंग द लिवर सच एज हेपेटाइटिस, बोथ वायरल और अल्कोहलिक। हेपेटाइटिस कोई भी हो, वायरल या अल्कोहलिक, 2 टाइप की हेपेटाइटिस होती है। फार्माकोथेरेपेटिक्स में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। ठीक है ना, या सिरोसिस है, या लिवर इन्फेक्शन है, या हेपेटाइटिक ट्यूमर है, ठीक है, या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, कुछ भी चीज है उसमें ये चीज हमारे क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से कई सारे एंजाइम्स हैं जिनके लेवल को हम लोग चेक करके लिवर क्या काम कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, या लिवर को किस प्रकार की बीमारी है, हम उसको पता लगा सकते हैं। क्लियर है बातें? नाउ टेस्ट बेस्ड ऑन सिंथेटिक फंक्शन। पहला क्या था, एक्सक्रीटरी फंक्शन, क्या चीज सिक्रीट करता है, दूसरा उसका एंजाइमेटिक फंक्शन, तीसरा हमारे पास क्या आ गया, सिंथेटिक फंक्शन, जो चीजें वो बनाता है। ठीक है, उसके आधार पर अगर हम टेस्टिंग करें, लिवर कुछ चीजें बनाता है, जैसे कि लिवर इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ मैनी प्लाज्मा प्रोटीन, कई सारे प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, लाइपोप्रोटीन्स है, कई सारी चीजें बनाता है।
ठीक है, इनके लेवल के हिसाब से चीजों पे फर्क पड़ता है। जैसे अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी आ गई है तो हमारा ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होगा, तो इसका मतलब लीवर हमारा डैमेज है। एक कारण ये भी है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रहा, तो कई सारे कारण है, लेकिन उसमें एक कारण लीवर हो सकता है। सिंथेसिस ऑफ दीज कंपाउंड्स मे बी अफेक्टेड इन पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ लिवर। ये जो कंपाउंड ये बनाता है लिवर, ठीक है, अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, बीमारी है लिवर की, तो उसमें ये चीजें अफेक्ट हो जाती हैं। डेट इज कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा में डिक्रीज, प्लाज्मा में इनका कंसंट्रेशन, क्योंकि बना रहा है तो बना नहीं पाएगा, तो ऑब्वियसली बात है वो चीज डिक्रीज कर जाएगी। हाउएवर, लेकिन दिक्कत कहां आती है, देयर लॉन्ग हाफ लाइफ। ये जो चीजें बना रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर है या लाइपोप्रोटीन है, ये लंबे समय तक ब्लड में रहते हैं, तो अपनी पूर्ति जो होती है, बॉडी की जो पूर्ति होती है चलती रहती है, तो इनकी हाफ लाइफ काफी बड़ी होती है। एंड रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ लिवर, लिवर अपने आप को रीजनरेट भी कर लेता है, खराब हुआ फटाक से रीजनरेट कर लिया, ठीक है। डिक्रीज में भी एपरेंट, तो इसकी वजह से होता क्या है कि ये जो कंपाउंड थे इनका जो डिक्रीज है मे बी एपरेंट ओनली ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग लिवर डिजीज। तो इनका जो कमी है बॉडी के अंदर वो तभी समझ में आता है जब लंबे समय तक लिवर के अंदर वो बीमारी टिकी हुई है, ठीक है। तो इसी वजह से कुछ चीजें होता क्या है, लिवर बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है, तब जाके पता चलता है कि लिवर खराब हो गया, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं ना, हम तो इतना दारू पीते हैं भैया, या हम तो ये खाते हैं, हमें कुछ नहीं, लिवर हमारा ठीक है। लिवर खराब हो रहा होगा, हो सकता है आपकी बॉडी उसको कंपनसेट कर रही है, ठीक है। तो खासकर जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनको ये चीज समझाइएगा, आपका लिवर खराब हो रहा है लेकिन मैनेज कर रहा है, वो एकदम से आके बोल देगा भैया हम तो बस चले। अब समझाइएगा उनको ये चीज कि लिवर जो खराब होता है अपना को ठीक करता रहता है, लेकिन एक लिमिट है उसकी भी, ठीक। अब इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास प्रोटीन्स हैं, जैसे सीरम एल्ब्यूमिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया और सीरम ग्लोबुलिन हो गया, ठीक है। ये तीन चीजों के बारे में हम देखते हैं कि इनके घटने से हमें क्या क्या चीजें पता चलेंगी। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर, एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा प्रोटीन, सबसे बड़ी मात्रा में प्रोटीन जो बनाया जाता है लिवर के द्वारा वो एल्ब्यूमिन है। इसका नॉर्मल सीरम लेवल रहता है 3.5 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर। इट्स लेवल डिक्रीज, मैंने क्या कहा, जो प्रोटीन है ये डिक्रीज कर जाएगा, इसको हम हाइपोएल्ब्यूनेमिया भी कहते हैं। इन ऑल क्रोनिक लिवर डिजीज, लिवर की जितनी भी क्रोनिक होती है डिजीज होती है उन सब में इसका लेवल डाउन हो जाता है। एल्ब्यूमिन इज सोलली सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर, लुक देखो, सिर्फ और सिर्फ लिवर के द्वारा सिंथेसाइज किया जा रहा है, और इसकी हाफ लाइफ होती है 20 से 25 दिन की, तब तक ये बॉडी में अपना रहता है, अपना काम करता है। देयरफॉर इट इज अ गुड मार्कर टू एसेस क्रोनिक लिवर डैमेज। तो क्रोनिक लिवर डैमेज के लिए ये काफी अच्छा मार्कर है, एक्यूट में नहीं, एक्यूट मतलब विद इन 1-2 दिन के अंदर लिवर में कोई डैमेज आ गया तो उसमें तो हम इसको चेक नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो क्रोनिक है, लंबे समय से प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें ये एक अच्छा मार्कर होता है। अच्छा मार्कर मतलब अगर ये डाउन हुआ है इसका मतलब लिवर डैमेज है, पक्का कंफर्म है। लो सीरम एल्ब्यूमिन इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन पेशेंट विद सीवियर लिवर डैमेज, लिवर का डैमेज है बहुत भयंकर तरीके से। और इट मस्ट बी नोटेड दैट, ये आप नोट करेंगे, दैट सीरम एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन इज आल्सो डिक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर्स सच एज माल न्यूट्रिशन। और माल न्यूट्रिशन हो, न्यूट्रिशन नहीं प्रॉपर ले रहे हो तो भी ये डिक्रीज कर जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आ गया। नाउ सीरम ग्लोबुलिन की बात करें, नॉर्मल लेवल इसका क्या है 2.5 से 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। फंक्शनल इंपेयरमेंट ऑफ लिवर, लिवर अगर फंक्शन नहीं कर रहा है, गड़बड़ हो गया है, इट्स फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन। इसमें इसका लेवल क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है, ओके, ठीक। अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन मेनली सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर, दे कॉन्स्टिट्यूट इम्यून ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन का काम ही क्या होता है, एंटीबॉडीज होता है, हमारा डिफेंस में काम करता है। हाई सीरम गामा ग्लोबुलिन अगर हाई है तो ऑब्जर्व होते हैं, देखने को मिलते हैं कब, क्रोनिक हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस में। अगर गामा ग्लोबुलिन या ग्लोबुलिन बढ़ गए हैं हमारे सीरम में, इसका मतलब आपको क्रोनिक हेपेटाइटिस या सिरोसिस हो रखी है पेशेंट को, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अच्छा गामा ग्लोबुलिन जो एंटीबॉडीज होती है 5 प्रकार की होती है, तो उसमें अगर हम IgG की बात करें, अगर ये बढ़ा हुआ है इसका मतलब ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है। IgA बढ़ा हुआ है इसका मतलब अल्कोहलिक लिवर डिजीज है। IgM बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब बिलियरी सिरोसिस है, ठीक है। यही आपका क्या आ गया, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। सिरोसिस अगर होगा तो इसकी वजह से एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जो पहले होना चाहिए उल्टा, अब ग्लोबुलिन बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा, या जो भी है इसका रेशियो उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर
आपका सिरोसिस हो रखा है। तो इस प्रकार से सीरम ग्लोबुलिन की हम लोग हेल्प से लिवर के डैमेज के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, देन प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके आया हूं मैं कि क्या क्या चीजें हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन हम सबको पता है क्या होता है, ठीक है, क्लॉटिंग में काम करता है ये। द लिवर सिंथेसाइज ऑल फैक्टर कंसर्न विद ब्लड क्लॉटिंग, जितने फैक्टर्स होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए वो सब लिवर बनाता है। ब्लड क्लॉटिंग हमने के फैक्टर्स कहां पढ़ रखे हैं, HAP में चैप्टर नंबर आई थिंक 5 है जिसको ब्लड वाला, ठीक है। व्हेन द लिवर इज डैमेज, अगर लिवर डैमेज हो जाएगा, द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्लॉटिंग फैक्टर इज रिड्यूस्ड लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है ना। अगर लिवर डैमेज है तो ये फैक्टर नहीं बनेंगे, इसकी वजह से जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो लंबा हो जाएगा, ठीक, यानी कि हमारा ब्लड जल्दी से क्लॉट नहीं होगा। प्रोथ्रोम्बिन इज ए मार्कर ऑफ लिवर फंक्शन, ये लिवर फंक्शन का मार्कर है, क्योंकि ये सारे फैक्टर लिवर में ही बनते हैं, कहीं और नहीं बनते हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर का टाइम बढ़ गया है तो वैसे दो ही बड़े कारण होते हैं, विटामिन के और लिवर का डैमेज होना, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं लिवर की। इसकी जो हाफ लाइफ होती है, यानी कि जो प्रोथ्रोम्बिन है हमारे पास, ये लगभग 6 घंटे की है। इंडिकेट द प्रेजेंट फंक्शन ऑफ द लिवर, यानी कि हम एक्यूट वाला केस, तुरंत में अगर कोई डैमेज आया लिवर में तो हम इसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम से चेक कर सकते हैं। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है 11 से 12 सेकंड रहता है। इतनी देर में हमारा 10-12 सेकंड के अंदर ब्लड क्लॉट करना स्टार्ट कर देता है। प्रोलॉन्ग्ड पीटी इन लिवर डिजीज, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है लिवर डिजीज में। कौन कौन से डिजीज हैं, जैसे कि क्रोनिक हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है, या एक्यूट लिवर फेलियर है। क्या होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का मतलब इंफेक्शन, यहां पर लिवर इन्फ्लेमेशन कैन इंपेयर द लिवर एबिलिटी टू सिंथेसाइज क्लॉटिंग फैक्टर लीडिंग टू माइल्डली प्रोलॉन्ग पीटी। अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस है, इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है तो उतना ज्यादा नहीं, हल्का सा बढ़ता है टाइम, ठीक है। लेकिन अगर सिरोसिस है, इन सिरोसिस, अब बेटा सिरोसिस, जो बच्चे डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हैं उनको सिरोसिस समझ में ऐसे नहीं आएगा। सिरोसिस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लिवर के पार्ट में, ठीक है ना, जहां पे हमने इसके लिवर डिजीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो जो सिरोसिस है ये सीवियर लिवर स्कारिंग होती है। स्कार मतलब एक तरह से टिश्यूज वगैरह डैमेज हो जाते हैं, चोट जैसा दिखाई पड़ता है। टू अ मोर सिग्निफिकेंट प्रोलोंगेशन ऑफ टाइम, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है समय तो इसका मतलब सिरोसिस है आपको, ठीक है, क्योंकि दिस इज बिकॉज द लिवर्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस क्लॉटिंग फैक्टर इज सिग्निफिकेंटली कॉम्प्रोमाइज। सिरोसिस के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर को प्रोड्यूस करने की क्षमता बहुत ज्यादा गिर जाती है। एक्यूट लिवर फेलियर में क्या होगा, इन केस ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर, जल्दी ही किसी वजह से लिवर आपका काम करना बंद कर दिया है, पीटी कैन बी मार्कडली प्रोलॉन्ग ड्यू टू रैपिड एंड सीवियर लिवर डैमेज दैट सीवियरली इंपेयर्स द लिवर सिंथेटिक फंक्शन। तो वही वाली बात आ गई है, एक्यूट में क्या होगा, मार्कडली प्रोलॉन्ग, काफी ज्यादा टाइम लंबा हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है कि आपका एक्यूट लिवर फेलियर है। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप लोग एक बार वर्डिंग समझ ली, हेडिंग समझ ली, तो उसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाइन टू लाइन यही याद करनी है, ठीक है ना। जो कि मैं पहले कहता था, क्या लकीर का फकीर नहीं बनना है, चीजों को समझना है, फिर अपनी लैंग्वेज में आपको उसे क्रिएट करना है। अब जैसे मैंने कहा था, विटामिन के की वजह से भी प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाता है। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी है, वो भी क्या करता है, प्रोलॉन्ग कर देता है पीटी को। तो इनटेक ऑफ विटामिन के डज नॉट अफेक्ट पीटी इन लिवर डिजीज। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जब लिवर डिजीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करते हैं तो विटामिन के खिला देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो अगर लिवर की डिजीज है तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, यानी कि बढ़ा हुआ ही रहेगा, भले आप विटामिन के खा लो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो सेकेंड फैक्टर 2, फैक्टर 7, 9 एंड फैक्टर 10, इसके फॉर्मेशन के लिए विटामिन के की जरूरत पड़ती है। देयरफॉर विटामिन के डेफिशिएंसी कैन आल्सो कॉज प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इसकी वजह से भी टाइम बड़ा हो जाता है, विच मस्ट बी रूल्ड आउट, जिसको कि रूल्ड आउट करना जरूरी है। मतलब कि ये एकदम कंफर्म करना है कि विटामिन के की वजह से दिक्कत नहीं आ रही है। कैसे करेंगे, बिफोर ड्रॉइंग कंक्लूजन, कोई निर्णय लेने से पहले कि लिवर फंक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, दिस इज डन बाय मेजरिंग प्रोथ्रोम्बिन टाइम बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के। हम लोग विटामिन के देने से पहले और विटामिन के देने के बाद प्रोथ्रोम्बिन टाइम को चेक करते हैं, ठीक है। अगर उसमें टाइमिंग में बदलाव आया खाने के बाद तो मतलब विटामिन के की प्रॉब्लम है, और कोई चेंजेस नहीं आए इसका मतलब लिवर की प्रॉब्लम है, ठीक है। इसीलिए यहां पे विटामिन के का कॉन्सेप्ट जरूरी था। ओके, पीटी ऑल्सो भी प्रोलॉन्ग्ड इन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अगर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो उसमें पीटी प्रोलॉन्ग हो जाता है ड्यू टू रेजिस्टेंट इन विटामिन के रीएब्जॉर्प्शन।
जब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है तो विटामिन के हमारा रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता है। दिस पीटी इज यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस एंड लिवर फंक्शन। जब विटामिन के रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा तो अगेन प्रोथ्रोम्बिन टाइम हमारा बड़ा हो जाएगा। तो ये भी एक हमारे पास वजह है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्निफिकेंस, एंड दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंस। ओके, बात समझ में आ रही होगी, चीजें क्लियर हो रही हैं। थोड़ा और, ठीक है ना, पानी वानी पी लो, वो भी पानी डाल लो। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट की क्लास और बची है, खत्म करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, टेस्ट बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक कैपेसिटी। क्या लिवर मेटाबॉलिज्म वाले काम सही से कर रहा है? मेटाबॉलिज्म वाले चैप्टर में हमने देखा था कई सारी चीजें लिवर के अंदर ही मेटाबॉलिज्म होते हैं, तो क्या उसकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी सही है? इसको कैसे चेक करेंगे? इसके लिए हम लोग गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट और एंटी पायरीन क्लियरेंस टेस्ट करवाते हैं। क्या है ये टेस्ट, आओ देखते हैं। गैलेक्टोज इज द मोनोसैकेराइड, हम सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था। गैलेक्टोज एक मोनोसैकेराइड होता है, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर। सिर्फ और सिर्फ लिवर के द्वारा ही एक्सक्लूसिवली मेटाबोलाइज किया जाता है, कोई और बॉडी में इसको मेटाबोलाइज नहीं करता है, ठीक है। द लिवर फंक्शन कैन बी असेस्ड बाय मेजरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज का यूटिलाइजेशन किस प्रकार कर रही है हमारी बॉडी, उसके देखकर हम लिवर के फंक्शन को एसेस कर सकते हैं, जांच सकते हैं। दिस इज रेफर्ड टू एज गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। इसको हम कहते हैं गैलेक्टोज टॉलरेंस, कि किस प्रकार टॉलरेट करता है उसको। प्रोसीजर क्या रहेगा, द सब्जेक्ट यानी कि जो पेशेंट होगा उसको हम आईवी, ठीक है, आईवी यानी कि नसों में गैलेक्टोज देंगे लगभग 300 mg पर केजी के हिसाब से। ब्लड इज ड्रॉन एट 10 मिनट इंटरवल फॉर नेक्स्ट 2 आवर। 10-10 मिनट पे हम लोग ब्लड का सैंपल कलेक्ट करेंगे अगले 2 घंटे के लिए। एंड गैलेक्टोज एस्टिमेटेड, और गैलेक्टोज को एस्टिमेट करेंगे। इन द नॉर्मल इंडिविजुअल द हाफ लाइफ ऑफ गैलेक्टोज इज अबाउट 10 to 15 मिनट। 10 से 15 मिनट के बाद ही गैलेक्टोज आधा हो गया होगा बॉडी के अंदर, वो उसकी हाफ लाइफ हो जाएगी, ठीक है। इफ लिवर फंक्शन इज इंपेयर्ड, और अगर वो इंपेयर्ड है यानी कि आपको प्रॉब्लम हो रखी है जैसे कि सिरोसिस, हेपेटाइटिस या लिवर फेलियर, इन केस में हम गैलेक्टोज टॉलरेंस हमारा काम प्रॉपर नहीं करेगा, तो गैलेक्टोज टॉलरेंस विल बी डिलेड, वो लंबा हो जाएगा। मतलब क्लियरेंस जो 10-15 मिनट की जगह आधा घंटा, पौन घंटे के बाद वो पहुंचेगा हाफ पे। एंड ब्लड लेवल ऑफ गैलेक्टोज विल रिमेन एलिवेटेड फॉर लॉन्गर पीरियड, और लंबे समय तक बॉडी में गैलेक्टोज रहेगा। इसका मतलब जो मेटाबॉलिक कैपेसिटी है लिवर की वो गड़बड़ कर गई है, ठीक है। इसी तरह एंटीपायरिन क्लियरेंस। एंटीपायरिन क्या होता है? एंटीपायरिन क्लियरेंस इज टेस्ट यूज्ड टू असेस द लिवर एबिलिटी टू मेटाबोलाइज ड्रग, ठीक है। मेटाबोलाइज ड्रग को मेटाबोलाइज करने की जो उसकी क्षमता है उसको हम चेक कर रहे हैं, या कोई दूसरे सब्सटेंस है उसको किस प्रकार लिवर मेटाबोलाइज करता है, प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू द लिवर्स मेटाबॉलिक कैपेसिटी। और इस प्रकार हम लिवर के मेटाबॉलिक कैपेसिटी की जांच पड़ताल कर पाते हैं। दिस टेस्ट मेजर हाउ इफेक्टिवली द लिवर कैन क्लियर एंटीपायरिन। यहां पे हम ये चेक करते हैं लिवर कितना इफेक्टिवली, हाउ इफेक्टिवली लिवर कैन क्लियर एंटीपायरिन। जो एंटीपायरिन हम केमिकल देंगे उसको, ठीक है, उसको कितना अच्छे से बाहर निकाल पाता है, मेटाबोलाइज कर पाता है। एंटीपायरिन क्या है? अ ड्रग दैट इज एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर। ये लिवर के द्वारा ही बहुत ज्यादा मात्रा में मेटाबोलाइज किया जाता है बाय द एंजाइम साइटोक्रोम P450 के द्वारा, ठीक है ना। अब सीन क्या है यहां पर? इन हेल्दी इंडिविजुअल एंटीपायरिन इज क्लियर्ड रिलेटिवली क्विकली। अगर हेल्दी है लिवर तो फटाफट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। रिड्यूस्ड क्लियरेंस दैट इज एंटीपायरिन स्टे इन द ब्लड स्ट्रीम लॉन्गर। चेक करते हैं ब्लड को निकाल करके, अगर लंबे समय तक एंटीपायरिन ब्लड में रह रहा है, ये इंडिकेट करेगा लिवर के डिसफंक्शन को कि लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, और इंपेयर्ड मेटाबॉलिक कैपेसिटी, ठीक है, जो कि ये दर्शाता है कि उसका मेटाबॉलिज्म यानी कि मेटाबोलाइज करने का जो फंक्शन है वो गड़बड़ हो रखा है लिवर का। विच कैन बी ड्यू टू सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फेलियर एंड लिवर एंजाइम डेफिशिएंसी, जो कि किन्हीं भी कारणों से हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये तो कोई सिंपल तरीके आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से एंजाइम वगैरह इन सब चीजों को चेक करके ऑर्गन्स की हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड द लास्ट टेस्ट बेस्ड ऑन डिटॉक्सिफिकेशन। क्या लिवर डिटॉक्सिफिकेशन सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। आओ देखें क्या है इसमें। एक ही टेस्ट है अपना, हिप्यूरिक एसिड सिंथेसिस। क्या है ये? द हिप्यूरिक एसिड सिंथेसिस टेस्ट इज अ डिटॉक्सिफिकेशन टेस्ट। यह एक डिटॉक्सिफिकेशन टेस्ट होता है दैट इवैल्यूएट द लिवर्स एबिलिटी टू डिटॉक्सिफाई एंड कॉन्जुगेट सब्सटेंस।
जो कि ये बताता है कि लिवर कितना डिटॉक्सिफाई करता है ना। हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करेगा और कॉन्जुगेट करेगा, जोड़ेगा, तभी वो फिर ब्लड में जाकर के यूरिन से बाहर निकलता है। इट स्पेशली एसेस द लिवर्स एबिलिटी, ये खासकर क्या एसेस करता है, क्या जांच रहा है, लिवर की एबिलिटी टू मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट बेंजोइक एसिड इनटू हिप्यूरिक एसिड। बेंजोइक एसिड को हिप्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके बाहर निकालना है, हमको ये चेक करना है, ठीक है। विच इज अ प्रोसेस डिपेंडेंट ऑन लिवर फंक्शन, और ये प्रोसेस लिवर के फंक्शन पर डिपेंड करेगी, पर्टिकुलरली फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे, ठीक है। कई सारे फेज होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने फार्माकोलॉजी पढ़ा होगा, उसमें हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म वाले पहले चैप्टर के अंदर जो मेटाबोलाइज करते हैं ड्रग्स को ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स का पार्ट था, उसमें उसको किस तरह से कन्वर्ट करके फाइनली वाटर सॉल्युबल कन्वर्ट में बनाना होता है और फिर यूरिन से बाहर निकालना होता है। तो ये फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन है कि किस प्रकार से ये इसको करेगा, ठीक है ना। तो ये वाली प्रोसेस का हमको स्पेशली इस वाले पाथ का पता चलता है कि फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन कैसा है इसका। अगर तो इंडिविजुअल हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, द लिवर एफिशिएंटली कॉन्जुगेट बेंजोइक एसिड को जोड़ेगा दूसरे केमिकल के साथ और उसे हिप्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देगा यूरिन से, ठीक है। क्या प्रोसीजर है इसका, 6 ग्राम सोडियम बेंजोएट लगभग 250 ml पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, ओरली गिवन टू द सब्जेक्ट, पिला देते हैं उसको आफ्टर ए लाइट ब्रेकफास्ट, ठीक है, हल्का सा नाश्ता करने के बाद, यूजली 2 आवर लेटर, 2 घंटे बाद, एंड आफ्टर एम्प्टिंग द ब्लैडर, यानी कि ब्लैडर खाली करवा देंगे, हल्का सा नाश्ता करवा दिया, टॉयलेट करवा दिया और फिर 2 घंटे बाद उसको ये पानी पिला दिया हमने। फिर हम यूरिन कलेक्ट कर रहे हैं, मेड फॉर नेक्स्ट 4 आवर, अगले 4 घंटे में लगातार यूरिन का कलेक्शन चलता रहता है, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ हिप्यूरिक एसिड, कि हिप्यूरिक एसिड कितना आ रहा है, क्योंकि हिप्यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया ना, वो तो अब यूरिन में आएगा, उसको हम लोग जांचते हैं, एस्टिमेट करते हैं। थ्योरेटिकली बात करें, 6 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट शुड यील्ड 7.5 ग्राम ऑफ हिप्यूरिक एसिड। तो 6 ग्राम जो हमने यहां पे पिलाया है इसको, ये लगभग 7.5 ग्राम हिप्यूरिक एसिड निकाल के हमको देगा। अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसके अंदर अबाउट 60% ऑफ सोडियम बेंजोएट, 60% यानी कि लगभग 4.5 ग्राम ऑफ हिप्यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन में। A reduction in hippuric acid excretion particularly less than 3 ग्राम, और अगर ये 3 ग्राम से नीचे रहता है तो इंडिकेट करता है लिवर डैमेज को। कहानी समझ में आ रही है? तो मैंने पहले कहा था यहां पे काफी सारी चीजें पुरानी चीजों से लिंकअप होंगी, जैसे कि अपना ये डिटॉक्सिफिकेशन फेज और पाथवे चैप्टर नंबर 1 फार्माकोलॉजी से कोरिलेट कर गया ये, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लिवर फंक्शन टेस्ट। तो मैंने कहा था तो उसको थोड़ा सा हो सकता है एक बार आपको दोबारा रिपीट करना पड़े, और अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो शायद रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा मेरे नोट्स को डाउनलोड करेंगे और फिर उसको रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है? करना क्या है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे इस नंबर पे कॉल करेंगे, और अगर लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं, मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो माइंड नर्चर ऐप को डाउनलोड करेंगे। ओके, करना क्या है इसके बाद, चाहे ऐप से पढ़ो, चैनल से पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है रिवीजन करते रहो, रिवीजन के बिना काम नहीं होगा। ओके, तो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट।